जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्निंग मोड में। आज हम लोग ने साइंस का टेस्ट 4 लगाया है। आज हम लोग टेस्ट 4 को कंप्लीट करेंगे और अगर आप पिछले टेस्ट को नहीं देखें उन्हें भी देख लें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं आप, कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कह रहा है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में तो सबसे पहले पॉइंट को देखिए आप, यांत्रिक और गतिज ऊर्जा को। तो हम यांत्रिक ऊर्जा बराबर जानते हैं क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गति स्थितिज ऊर्जा। क्या क्या? स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो इन दोनों को हम जानते हैं। तो ये चीज़ें होती है स्थितिज और गतिज ऊर्जा। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है आपको, यांत्रिक माइनस गतिज। आप देखिए, आप इस स्थितिज को इस तरफ ही रखते हैं, इसको इस तरफ, या तो यांत्रिक माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो सीधा एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ गए कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या, आप पहले देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, जब भी हम किसी ऊंचाई या कोई भी पहले वाली स्थिति को चेंज करके हम दूसरे स्थिति में ला देते हैं तो वो चीज़ आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे सपोज दैट, ये उदाहरण क्या क्या है, जैसे हमने आप एक तीर है, ये तीर लिया। अब ये जब तक यहाँ है तो ये नॉर्मल में है। जब हम इसकी स्थिति, इस डोरी की स्थिति को चेंज कर देंगे, हम इस डोरी की स्थिति को सपोज दैट यहाँ पे ले आया हमने, तो ये इस समय इसमें जो भी, यानी इस ये धनुष है सपोज दैट, इसमें जो इस ऊर्जा होगी संचित, ये स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जैसे ही इसमें वेग उत्पन्न आएगा, वेग आने के बाद जब हम जानते हैं वेग, किसी भी वस्तु में वेग आ जाए तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। उसी तरह अगर आप बोल रहे हैं स्थिति की बात, स्थितिज ऊर्जा, अगर हम एक मतलब यहाँ ज़मीन है और यहाँ पे कोई चीज़ हमने रख दिया ऊँचे एक हाइट पे, तो इसमें भी एक स्थितिज ऊर्जा है। और यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे तो एक वेग आएगी, वेग आने के बाद इसमें भी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जहाँ सूत्र होता है क्या? mgh, यानी मास, उस वस्तु में द्रव्यमान होनी चाहिए। mgh क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। वहीं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। गति ऊर्जा के लिए वेलोसिटी आवश्यक है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपका हाइट आवश्यक है। क्योंकि देखिए, हाइट तो आवश्यक है, और ग्रेविटेशन तो पृथ्वी से लगेगी। तो आप यहाँ पे मास रहेगा तभी तो आप स्थितिज या गतिज में चेंज करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे है आपका। तो आपने ये क्वेश्चन समझ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें जो है कि आपका कौन सा, यानी किसी वस्तु में अगर गति होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। हमने आपको पहले ही इस पहले क्वेश्चन में आपने उसमें ही एक्सप्लेनेशन देखा था कि जिसमें गति होगी तो वो आपका गतिज ऊर्जा होगा, यानी हाफ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी। तो जिसमें गति होगा, वेलोसिटी जिसमें हो, वो गतिज ऊर्जा है। और जिसमें आकार के कारण परिवर्तन या हाइट के कारण परिवर्तन हो तो आपका उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर उसी में वेग आ जाए तो फिर वो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर सपोज दैट हम आपसे एक सवाल कहें कि एक लड़का है सपोज दैट, और ये छत पे जो है कि दौड़ रहा है, छत है और छत की भी तो हाइट होगी ना, छत पे है तो मकान की कुछ हाइट होगी, तो वहाँ पे रनिंग कर रहा है, तो इसमें कौन सा ऊर्जा होगा? तो इसमें देखिए, हाइट के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, लेकिन दौड़ के कारण इसमें गतिज ऊर्जा भी है। तो ये आपने देखा यहाँ पे। साथ ही यांत्रिक ऊर्जा बराबर ही क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इस बात को आप याद रखेंगे, इसके कारण आपका बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व मापने की इकाई क्या है? क्या है? जड़त्व मापने की इकाई पूछ रहा है। जड़त्व यानी I = mr² होता है। ये सूत्र होता है जड़त्व का। जहाँ हम क्या जानते हैं, I है जड़त्व, वहीं आपका कौन सा? m है आपका मास यानी द्रव्यमान कहेंगे। उसके बाद r आपका क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है, ये चीज़ें हैं। तो ये I = mr²। अब क्या कह रहा है कि इसमें आप क्वेश्चन देखिए, जड़त्व की इकाई, जड़त्व की मापने की इकाई पूछ रहा है। यदि यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है, एक जड़त्व के मापने की इकाई तो है ही, एक जड़त्व की इकाई अगर पूछ दे, जड़त्व की इकाई, तो आप यहाँ से जड़त्व की इकाई निकालेंगे।
क्या यूनिट होती है, क्या जड़त्व की यूनिट क्या है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और रेडियस मीटर में मापते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है आपका किसका है, जड़त्व का इकाई है। जबकि मापने की इकाई यहाँ पूछ रहा है, तो जड़त्व के मापने की इकाई, तो मापने की इकाई पूछ ले आपसे, या जड़त्व किस पर निर्भर करता है, जड़त्व निर्भर किस पर कर रहा है, यहाँ देखिए मास और त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। तो आप उसी तरह जड़त्व के मापने की इकाई या निर्भर किस पर करता है जड़त्व, ये भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका मास हो जाएगा यानी द्रव्यमान हो जाएगा, और उसके बाद द्रव्यमान और त्रिज्या हो जाएगा। ये आपका दोनों इस पर ही निर्भर करेगा, या मापने की इकाई यही है, मापने की इकाई। जबकि अगर जड़त्व की इकाई सिर्फ पूछे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी यही है यूनिट, यानी कि जड़त्व की यूनिट पूछ रहा है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जबकि मापने की इकाई किस या निर्भर किस पर करता है, तो उस समय द्रव्यमान और त्रिज्या होगा आंसर। तो ऑप्शन में आपका देखेंगे, अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, त्रिज्या है तो त्रिज्या, अगर दोनों है तो बोथ मारेंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि द्रव्यमान दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप क्वेश्चन को डीपली तरीके से देखिए, साइंस क्या है, क्रमबद्ध विज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, तो इसीलिए साइंस को सोचने की चीज़ है। थोड़े से नहीं सोचने के कारण आपका क्वेश्चन कुछ से कुछ और हो जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें और बनाइए, बनेगा। अगला 4 नंबर भी आपका जो है डिपेंड कर रहा है जड़त्व पे। क्या कर रहा है, डिपेंड जड़त्व पे ही। हम सबसे पहले आपको जड़त्व का, आपका यहाँ पे देखिए जड़त्व इक्वल टू, हम जानते हैं जड़त्व क्या है, यहाँ पे I/r स्क्वायर होता है, ये आपका जड़त्व मास और रेडियस। अब देखिए जड़त्व क्या क्या है, जड़त्व 2 प्रकार के, कौन कौन सा, एक होता है आपका विराम का जड़त्व, आपका समझ में आ गया, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है आपका गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लड़के लेटे हुए हैं और एक दौड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि वह सोना जिस अवस्था में रहना चाहता है, जैसे विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही बनाए रखना चाहता है, तो वो आप वहाँ के वो उस अवस्था को हम विराम का जड़त्व कहेंगे। और जब वह गति में है, वो गति को ही बनाए रखना चाहता है, तो उस समय वो जड़त्व गति जड़त्व कहलाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जब विराम में है तो विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है, गति में तो गति अवस्था को, तो गति जड़त्व, विराम में तो विराम जड़त्व। अब पॉइंट आता है कि विराम जड़त्व और गति जड़त्व। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन वाइज है, तो इसमें कौन सा जड़त्व मैक्सिमम होगा, किसमें जड़त्व अधिक होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। देखिए इसमें अगर बात करें हम विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व में, तो गति का जड़त्व का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है, वैल्यू जो है गति के जड़त्व का मैक्सिमम होगा। तो उसी आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है इसमें कि पहला ऑप्शन है कि रबर के, यानी एक ही आकार का रबर का भी बॉल है और एक ही आकार के पत्थर हैं। सपोज दैट ये आपका रबर है और ये आपका पत्थर है, एक ही आकार का पत्थर का। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, तो इन दोनों में किसका जड़त्व अधिक होगा। देखिए रबर पत्थर दोनों विराम है तो विराम का जड़त्व, इसमें तो विराम का जड़त्व ये होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन चलते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है स्कूटर और बस। क्या है, स्कूटर और बस। स्कूटर और बस में जो है आपका ये दोनों गति, हम जानते हैं स्कूटर और बस चलने के लिए होता है, ना कि रखने के लिए। तो इस दोनों में गति है, तो ये हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं रुकना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इस ऑप्शन में कौन सा अधिक होगा, तो ये विराम का जड़त्व है। आप सोच रहे हैं ये विराम के जड़त्व के कारण गलत हुआ, लेकिन ये सही जो हुआ है अभी गति के जड़त्व के कारण ये भी सही हुआ है। अब तीसरा ऑप्शन को देखिए, क्योंकि आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन सभी हो सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसे चुनना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि 10 रुपया का नोट प्लस किसका 5 रुपया का नोट। तो 10 रुपया का सिक्का कह लीजिए और 5 रुपया का सिक्का कह लीजिए। तो इन दोनों, ये भी विराम जड़त्व के कारण गलत हो रहा है। क्या है, विराम जड़त्व के कारण गलत हो रहा है। रुपया चलता है, ये मतलब यहाँ से मतलब दौड़ता नहीं, मतलब इस तरह से धड़कता लुढ़कता नहीं है, उसमें गति नहीं है, वो हम लेके जाते हैं इसीलिए चलता है। अब जो चौथा ऑप्शन जो आप कह रहे हैं, चौथा ऑप्शन रेलगाड़ी और हवाई जहाज़, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ है। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ में स्कूटर और बस से कहीं ज़्यादा स्पीड होता है, तो इस कारण गति का
जड़त्व। तो कोई पूछ रहा है कि कौन में किसमें मैक्सिमम जड़त्व होगा। तो देखिए इसमें कहने का अर्थ है स्कूटर और बस से कहीं रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ में ज़्यादा स्पीड है, इसीलिए ये बेस्ट होगा ना कि ये, इसीलिए इसे हम काट देंगे। सही ये भी हो सकता था, लेकिन ये कंडीशन इससे बेस्ट कंडीशन यहाँ पे है, इसीलिए ये सही होगा। तो 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्राप्त करता है, संबंध प्रदान करता है, डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, ये चीज़ कह रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए गति का तीसरा नियम नहीं कह रहा हूँ, गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, थर्ड समीकरण इक्वेशन में है, कह रहा है क्या मतलब वेग, अब वेग भी है और जो एक चीज़ खोजना है वो किस में संबंध स्थापित करता है, तो यही चीज़ बताना है। तो देखिए गति का तीसरा समीकरण को समझने से पहले हम लोग सभी समीकरण को याद कर लें, कि याद तो कर लेते हैं हमने पहले, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं मतलब पहला का दूसरा में घुस जाता है, दूसरा का तीसरा में घुस जाता है। तो इन चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए हमने आपको एक बेस्ड पे कुछ एग्जाम्पल को हम दिखा के आपको माइंड में सेट करना चाहते हैं। वो आपका एग्जाम्पल देखिए, आप हमने आधा गिलास पानी भर चुका है, इसमें आधा गिलास मैंने हाफ, यानी ये बीच में है, बीच में है। तो फूल क्या है, फूल गिलास मतलब एक गिलास है, तो एक ऊपर में है। अब जो बच गया वो आपका अंतिम में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको इसी कारण से पहला गति का पहला समीकरण देख रहे हैं आप, गति का फर्स्ट समीकरण जो है आपका क्या कहता है कि u v इक्वल टू u प्लस, देखिए ए टी, यहाँ ए टी का समझने का मतलब है यहाँ 1 है, 1 से गुना है ए टी है। और दूसरा समीकरण गति का सेकेंड समीकरण कहता है कि यहाँ पे होता है एस, क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस, देखिए हाफ आना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया हाफ का इंक्लूडन। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, जो अंतिम बच गया, क्या बच गया अंतिम 2as, यहाँ पे आप अंतिम 2 कर लीजिए। तो हाफ है, फुल है, हाफ है, और अंतिम में जो इक्वेशन बन रहा है वही आपका तीसरा इक्वेशन। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि अब देखिए यहाँ पे हमने u प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। तो 0 हमने पहला समीकरण में क्या हो रहा है, तो पहला समीकरण को देख लेते हैं। तो पहला समीकरण u कट गया और a भी कट गया। तो यहाँ किसके किसके बीच में इक्वेशन बन रहा है, तो आपका यहाँ पे देखिए अंतिम वेग और यानी क्या है वेग, अंतिम वेग और टाइम समय के बीच, वेग और समय के बीच यहाँ पे संबंध स्थापित हो रहा है। और दूसरे में देखिए u और a काट दीजिए, तो क्या बच गया t बचा और विस्थापन, यानी इसे हम स्थिति कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्थापन और स्थिति कहेंगे, सॉरी इस विस्थापन या स्थिति यही हो गया, और समय, तो क्या कहेंगे, स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है दूसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण की बात आती है, तो u काट देंगे हम, बचा क्या, और a काट देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बचा और वेग, तो वेग और स्थिति, वेग और विस्थापन के बीच संबंध स्थापित करता है तीसरा समीकरण। क्या है, वेग तो आपका क्वेश्चन में है ही, तो दूसरा पूछ रहा है क्या, विस्थापन, विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं। तो 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्थिति। इसी से रिलेटेड देखिए ये क्वेश्चन हमने अपने से नहीं, ये आपका ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोचिए किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी डीपली अंदर की बात है, पूरा अंदर की बात इसीलिए है क्योंकि एप्लीकेशन की स्टेटस जानते 1 लाख ही लेना है, जबकि यहाँ 2 करोड़ में भरा हुआ है। तो इतने को छांटने के लिए जो है इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, इसलिए डीपली साइंस एक आपका बड़ा फैक्टर बन सकता है किसमें, यानी एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए, ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। और भी फैक्टरें बनेंगे लेकिन साइंस भी एक बड़ा फैक्टर में गिनते होता है। अब यहाँ पे पहला समीकरण में पूछ रहा कि पहला समीकरण में किसके किसके बीच संबंध हमने बताया है। तो पहला समीकरण जो है आपका वेग है और समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए, किस पे, 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम, 5 द्रव्यमान की वस्तु है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, और वहाँ जो है जो प्रयुक्त होता है बल, उसके बाद कितना 6 मीटर प्रति सेकंड वेग उसका जो है उससे बढ़ाकर वो 8 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा पूछ रहा है। तो हमें दिया क्या क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले नोट करें आप क्या क्या दिया हुआ है।
तो टाइम दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड के लिए हमने लगाया, 2 सेकेंड के लिए लगाया। और नेक्स्ट जो है आपका कितना द्रव्यमान मास है इसका 5 kg, 5 kg मास दिया हुआ है। और साथ ही जो वेग है, प्रारंभिक वेग था कितना, u इक्वल टू u है आपका यहाँ पे प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो आपका दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। और अंतिम वेग, अंतिम यानी अंतिम वेग कैसे पता करें, क्योंकि हमने यहाँ बल लगाया तो वो बढ़ के इतना हुआ, तो यही हो गया हमारा अंतिम वेग। तो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ये अंतिम वेग। तो अब इससे हम क्या निकालेंगे, बल की प्रयुक्त मात्रा क्या होती है। देखिए F बराबर हम क्या जानते हैं, F बराबर हम जानते हैं m a होता है। क्या हम त्वरण को इस तरह नहीं लिख सकते हैं, m v माइनस u बटा t, यही चीज़ तो है, त्वरण है। तो अब देखिए मास के जगह पे मास आप 5 kg लिखिए, v माइनस u, तो v आपका कितना है 8 है, 8 माइनस 6 कर दीजिए, बट टाइम कितना है 2 है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब 8 में 6 गया 2 गुण बटा 2, ये कट गया, तो आपका हो गया 5 न्यूटन बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, पिछले तरह का, उसमें भी कुछ अंतर नहीं, आप भी बना सकते हैं, तो कोशिश करें, फिर भी हम बनाते हैं आपका। देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये चीज़ देखें। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम लग रहा है कितना, 3 सेकंड के लिए टाइम लगा रहे हैं हम, 3 सेकंड के लिए टाइम लगा रहे हैं। और मास दिया हुआ है, उस वस्तु का द्रव्यमान जो है 8 kg है। और जो आपका कितना से कितना बढ़ा है, वेग बढ़ाया बल लगाने के बाद, जब हम किसी वस्तु पर वेग स्थिर बल लगाएंगे तो उसमें जो भी वेग होगा पहले उस वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में आपका जो प्रारंभिक वेग था कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड था, सॉरी यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड था। और जो अंतिम वेग हो गया कितना, वो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यही चीज़ पूछ रहा है। तो अब इसमें देखिए कि आप प्रयुक्त बल की मात्रा पूछ रहा है, तो F इक्वल टू एम ए के जगह आप क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बटे टी। ये सब चीज़ आप लिखते रहिए, ये नहीं कि हम शॉर्ट कर लेंगे, हम जानते हैं वो लिख लेंगे। ऐसा शॉर्ट करने से क्या होगा, लॉन्ग करने से क्या होगा, आपको ये हमेशा याद रहेगा, ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बार याद भी रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। मास आपका कितना है, 8 kg मास है, v माइनस यू, v माइनस यानी 6 माइनस 4, तो आप कर दे 6 माइनस 4। और t टाइम कितना है आपका 3 सेकेंड। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 8 गुना 2 बटा 3, 8 दूनी 16 बटा 3, क्या कह सकते हैं 5 तिया 15, बचा कितना 1, 3 तिया 9, इस तरह से इतना न्यूटन 5.33 न्यूटन हो जाएगा इस वस्तु पर। जो स्थिर बल लगने के बाद जो बल था वो इतना। ये क्वेश्चन भी डीप ही है, इसे भी आपको समझनी है। कह रहा है कि वृत्तीय गति में कौन सा परिवर्तन नहीं होता, एक समान वृत्तीय गति में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। हमने आपका वृत्तीय गति पूछ रहा है, तो वृत्तीय गति में देखिए कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। तो हम जानते हैं वृत्तीय गति होता है तो हर एक जगह क्या होता है आपका, हर एक पॉइंट पे आपका जो दिशा परिवर्तन होता है, मतलब एक फिक्स दिशा नहीं होता है, वो हमेशा दिशा परिवर्तन करता रहता है। तो इस पॉइंट में आप समझ रहे हैं क्या, दिशा बदलेगा, हमेशा क्या होगा, दिशा बदलेगा। दिशा जब बदलेगा तो आप समझते हैं, समझिए पॉइंट को, दिशा किस किस चीज़ में फिक्स होता है। तो अब देखिए दिशा के साथ, दिशा किस में होगा, सदिश में आपका दिशा होता है। तो जब दिशा बदलेगा तो क्या सदिश नहीं बदलेगा, सदिश भी बदलेगा। लेकिन दिशा किस में नहीं होता है, दिशा आपका अदिश में नहीं होता है। किस में नहीं होता है, अदिश में नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें दिशा नहीं बदलेगा। कैसे बदलेगा, दिशा ही नहीं तो बदलना क्या है, तो अदिश में नहीं बदलता। तो वही चीज़ आपको क्वेश्चन में कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सा परिवर्तन होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में अगर ये है तो ये देंगे, अगर ये है तो ये देंगे, दोनों है तो दोनों मार देंगे। लेकिन इस ऑप्शन में जो दिया आपका दिशा है तो दिशा आप मार देंगे, दिशा बदलेगा। लेकिन दिशा ना दे के अगर सदिश दे दे तो आप कन्फ्यूज ना हो, सदिश भी बदलेगा, क्योंकि दिशा बदलेगा तो सदिश में दिशा है तो ये भी बदलेगा। कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में कौन सा परिवर्तन होगा। एक समान, जब हम एक समान वृत्तीय गति कर रहे होते हैं तो इस समय कौन सा परिवर्तन हो रहा है। देखिए इस समय जो है आपका वेग हमेशा परिवर्तन होता है, वेग आपका हमेशा परिवर्तन होता है यहाँ पे। तो हर एक मोड़ पे आपका वेलोसिटी चेंज होगा, हर एक मोड़ पे आपका वेलोसिटी चेंज होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे था, तो वेग हो जाएगा इसका आंसर। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को किए। आप सेकंड वीडियो के लिए आई बटन को क्लिक कर लें। जय हिंद फ्रेंड।